रेवेन्यू फॉर द कंपनी। तो कंपनी जो है अब वो दीवान बन चुकी थी, उसे दीवानी मिल चुकी थी, बट फिर भी वो अपने आप को प्राइमरीली मतलब मेनली एक ट्रेडर के रूप में ही देखती थी, एक व्यापारी के रूप में देखती थी। It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. वैसे तो वो चाहती थी कि उसको और ज्यादा रेवेन्यू इनकम मिल जाए, मतलब और ज्यादा पैसा मिल जाए, बट वो मतलब कोई प्रॉपर सिस्टम जो है वो सेटअप नहीं कर पा रही थी जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यूज कलेक्ट कर पाए। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था दीवानी में, उसका काम क्या था कि वो ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर पाए, इस तरीके से सिस्टम वो रखे। बट इस काम में वो फेल हो रही थी, वो इस तरीके के सिस्टम्स जो है वो नहीं सेटअप कर पा रही थी कि जिससे कि उसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यूज मिल पाए। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड। जो उनका मेन एफर्ट था, जो उनका मेन एम था, वो ये था कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रेवेन्यू जो है वो बढ़ाना है। इट कुड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल। तो एक तो एम ये था कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाना है, दूसरा ये कि जितना सस्ते में हो सके उतना सस्ते में कॉटन एंड सिल्क क्लोथ जो है वो खरीदने हैं। Within 5 years, the value of the goods bought by the company in Bengal doubled. तो 5 साल के अंदर अंदर जो चीजें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदती थी उनके प्राइसेस जो हैं वो लगभग डबल हो चुके थे। Before 1765, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from the Britain. So 1765 से पहले क्या होता था, कंपनी जो भी सामान खरीदती थी वो उस गोल्ड एंड सिल्वर से खरीदती थी जो कि उसे ब्रिटेन से मिलता था। मतलब ब्रिटेन से जो भी वो गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट करती थी, उस गोल्ड एंड सिल्वर से ही वो कोई भी सामान खरीदती थी। बट अब जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि अब दीवानी मिलने के बाद ये जो गोल्ड एंड सिल्वर ब्रिटेन से आता था वो बंद हो चुका था, और बंगाल से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होते थे उन रेवेन्यू से ही कंपनी अपना खर्चा चलाती थी। जो भी उसे सामान खरीदना है वो वहीं से खरीदती थी, उसी पैसे से जो कि उसे बंगाल के रेवेन्यू से मिल रहा है, और जो भी एक्सपोर्ट करना था वो भी वो उसी चीज से फाइनेंस करती थी, रेवेन्यूज से। सोन इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। और जल्द ही ये समझ आने लगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और बाकी लोगों को कि जो बंगाल की इकोनॉमी है वो बहुत ही डीप क्राइसिस में है, मतलब कि वो खतरे में है। जो आर्टिशंस थे, आर्टिशंस कौन होते हैं, कलाकार होते हैं, जो कारीगर होते हैं जो कि हाथ से किसी चीज को बनाते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिशंस थे दे वर डेजर्टिंग विलेजेस। वो लोग विलेजेस को, गांव को खाली कर रहे थे। डेजर्ट मतलब होता है खाली करना, छोड़ना। So they were deserting the villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. अब वो villages को क्यों छोड़ रहे थे? क्योंकि कंपनी जो है वो इन आर्टिशंस को फोर्स कर रही थी कि ये लोग अपने जो भी सामान है उनको सस्ते दामों पर कंपनी को बेच दे। जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, वो भी अपने ड्यूज मतलब जो उनका बकाया था, जो भी टैक्स वगैरह उन्हें कंपनी को देना था, वो देने में असमर्थ हो रहे थे, नहीं दे पा रहे थे कंपनी को। आर्टिशनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन। जो आर्टिशनल प्रोडक्शन था, मतलब जो भी कारीगर सामान बनाते थे, जैसे कि पॉटर जो है वो पॉट बनाता है, मटके बनाता है, तो इस तरीके से हाथ से बनाने वाली जो चीजें हैं, जो आर्टिशनल प्रोडक्शन है, वो बहुत ही ज्यादा कम हो रही थी, क्योंकि लोग तो गांव छोड़ के जा रहे थे। गांव छोड़ के जा रहे हैं मतलब कि अपना कारोबार वगैरह सभी छोड़ रहे हैं और नई जगह पे जाके सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे जो है आर्टिशनल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो रही थी। और एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। और जो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन थी, मतलब कि जो खेती बाड़ी है, उसमें भी एक तरीके से कमी आ रही थी, वो भी एक तरीके से साइन दिखाते कोलैप्स के। कोलैप्स मतलब होना, एक तरह से खत्म होना, बंद हो जाना। तो एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी भी इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही थी। देन इन 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal। तो 1770 में एक बहुत ही टेरिबल फेमाइन आया, महामारी आई, जैसे कोरोना आया ना अभी, इसी तरीके से 1770 में एक फेमाइन आई जिसकी वजह से 10 मिलियन, मतलब कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन मतलब क्या हो गया, 100 लाख लोग जो हैं बंगाल में मर गए। और उस टाइम की लगभग 1/3 जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई, मर गई इस फेमाइन के चलते। तो मतलब कंपनी ने दीवानी तो ले ली थी, बट फिर भी जो उसका मेन एम था कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना और अपने एक्सपेंसेस को फाइनेंस करना, वो उस चीज में सक्षम नहीं हो पा रही थी। वो एक सिस्टम सेटअप नहीं कर पा रही थी, और भी फिर बहुत सारे कारण आ गए जिस वजह से कंपनी जो है इतना जल्दी सक्सेस नहीं कर पाई इस चीज में। बंगाल में फेमाइन आ गया, वहां पे लोग जो थे अब वो अंग्रेजों से, इस कंपनी से दुखी थे, क्योंकि दे वर डिमांडिंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द आर्टिशियंस, फ्रॉम द पेजेंट्स, और वो जो टैक्सेस हैं वो लोग नहीं दे पा रहे थे। तो इस तरीके से कंपनी को उतने रेवेन्यू नहीं मिल पा रहे थे जितने वो चाहती थी। So here in this picture you can see it is a scene of a weekly market in मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद जो बंगाल में जगह है, उसका वीकली मार्केट का मतलब सप्ते में जो मार्केट लगती है ना, उसका कुछ ऐसा सीन रहता था। देखो
यहाँ पे लोगों ने अपने छोटे-छोटे स्टॉल्स वगैरह लगा रखे हैं और वो एक दूसरे को मतलब कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो नॉर्मल मार्केट का जो सीन रहता है वो आप देख सकते हो।